नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता सरकारी हाई स्कूल बड़ाना फिरोजपुर में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। हम लोग नई उड़ान कार्यक्रम के तहत हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक व्याकरण के उन विषयों के ऊपर अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को उनका फायदा मिले, क्योंकि इस मुश्किल समय में जहां विद्यार्थी अपने स्कूल के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, वहीं वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य किसी मल्टीमीडिया के माध्यम से जब जुड़े रहेंगे तो उनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज व्याकरण का भाग करेंगे कारक। कारक हिंदी व्याकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो कि हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। चाहे हमारे पंजाब बोर्ड की बात करें या किसी अन्य की, हमारे परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र के अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण रूप में यह कार्य आता है कि कारक पहचानना, कारक का प्रयोग करना और उसको अलग अलग रूप से दिखाना, ये सारी चीजें कारक के अंतर्गत बहुत फायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले कारक है क्या, हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारक है क्या। कारक किसी कार्य को करने वाला ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह कारक कहलाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि हम इसका प्रयोग कहां पर करते हैं। देखिए, भाषाएं चाहे अलग अलग हो सकती हैं, अंग्रेजी अपने स्थान पर है, हिंदी अपने स्थान पर है, पंजाबी अपने स्थान पर है, लेकिन उनके जो व्याकरणिक नियम हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। वो बात प्रयोग करने की होती है कि हम किसी भाषा का कहीं पर प्रयोग करते हैं, किसी का कहीं पर। कोई भी भाषा अपने व्याकरणिक जो नियम है उनके बिना अधूरी है। यदि हमने एक भी व्याकरण का नियम जो है वो गलत लगा दिया तो भाषा का अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो हमारे कारक जो है, जैसे अंग्रेजी के अंदर हम प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा जो भाषा की सही सेंस यानी कि सही अर्थ सामने निकल कर आता है, उसी तरह कारक का भी सही अर्थ अगर प्रयोग सही ढंग से किया होगा तो वो भाषा का सही प्रयोग होगा, शब्द का सही प्रयोग होगा और उसी प्रकार एक सही वाक्य की रूपरेखा बन पाएगी। तो कारक के हमारे पास हिंदी के अंदर कारक के कुल 8 भेद हैं। 8 भेद हैं, 8 कारक है हमारे पास। इनके अलग अलग विभक्ति चिन्ह हैं और इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम कारक पहचानते हैं कि कौन सा कारक कहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक तालिका के द्वारा, सबसे पहले हमारे पास कर्ता, कर, उसके पश्चात है हमारे पास कर्म, संपदा, आपदा, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो हमारा सबसे पहला जानना ये जरूरी है कि 8 कारक कौन कौन से हैं। हमारे पास जो 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कुल 8 कारक हैं। इनका प्रत्येक का एक एक विभक्ति चिन्ह है। उनको हम जब विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी असल तरीके से पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। उसके पश्चात है हमारा कर्म को, उसके पश्चात है हमारा कर्म से, संप्रदान
अपदान इसका भी से है, परंतु इन दोनों से के अंदर हमने संशय नहीं प्रकट करना। इसमें एक बहुत आसान सा अंतर है। ये से है कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये से अलग होना, कोई चीज टूट कर अलग होना। मैं आपको इसी वक्त एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे हम कोई चीज कह रहे हैं कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन क्योंकि मेरे हाथ में है इसलिए मैंने यहां पर करण कारक का प्रयोग किया। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि डाली पेड़ से टूट गई, अब वो टूटकर अलग हो गई, इसलिए यहां पर अपदान। संबंध, जो संबंध प्रकट करे, का, के, की, रा, रे, री। उसके पश्चात है अधिकरण, में, पर। उसके पश्चात है संबोधन, हे, अरे। तो ये हमारे विभक्ति चिन्ह है, इनको हम विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं किसी शब्दों का प्रयोग करके, अगर हम उसमें सही विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो वो हमारा जो कहने का ढंग है, लहजा है, वो भी बदलेगा और उसके पश्चात जिस व्यक्ति को हम कोई बात पहुंचाना चाहते हैं वो भी अपना रूप जो है वो बदल लेगी। अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देता हूं कि सपोज करो हम लिखते हैं कि राजा अपने नगर, स्थान भरा, जा रहा था, उस स्थान लिखा, अपने मंत्री, स्थान डांटा। तो यहां पर अगर मैं अपने वाक्य को प्रयोग करता हूं कि राजा अपने नगर जा रहा था, उस अपने मंत्री डांटा, तो मेरी बात का कोई सही अर्थ जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें मैंने कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। जब मैंने कारक के सही चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो बात जो है वो सही ढंग से बनी नहीं। अगर यहां पर हम अपने सही कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं कि राजा अपने नगर को जा रहा था, उसने अपने मंत्री को, तो यहां पर एक जो प्रभावपूर्ण वाक्य बनता है कि राजा ने अपने मंत्री को डांटा जब वह अपने नगर को जा रहा था। तो इससे एक वाक्य की संरचना सही होती है और सही वाक्य की संरचना करने के लिए यह जरूरी है कि कारक अपने सही रूप में हमारे सामने आए। तो इसी को देखते हुए हम अपने कारक जो हमने 8 घेर लिखे हैं, इनके हम अलग अलग रूप जो है वो सामने रखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कर्ता। कर्ता कारक, कर्ता कारक इसकी परिभाषा क्या है? कार्य को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा जो कार्य करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण हम इसकी एक देखेंगे जिससे हमारा वाक्य स्पष्ट हो जाए। राम ने रावण को मारा, तो यहां पर कर्ता है राम। तो ये हमारे पास एक हुआ। उसके पश्चात है कर्म। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह
कर्म कारक कहलाता है। अब जिस कर्ता ने काम किया तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा वह कर्म कारक कहलाएगा। इसी वाक्य को हम देखें कि राम ने रावण को मारा, तो जिस पर रावण को, तो इस पर प्रभाव पड़ा और को जो है इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक, तो इससे पहचान हो जाती है हमें बहुत आसानी से। इसके पश्चात है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है वह कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने कोई काम किया, कि मैंने पेन से कॉपी पर लिखा, मैंने पेन से कॉपी पर लिखा, तो जो साधन मैंने यहां पर प्रयोग किया है वो है पेन। तो अगर मैंने पेन का प्रयोग किया है तो यहां पर जो विभक्ति चिन्ह मैंने प्रयोग किया है वो है से, तो से कारक किसमें आया, कर्म कारक के अंतर्गत आया। मैंने पेन से कॉपी पर लिखा, तो यहां पर पहचानने में हम बहुत आसानी होती है। और जब एक वाक्य को हम एक से दो बार जब पढ़ लेते हैं तो हमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें हम बार बार सिर्फ ये देखें कि कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया गया है और एक बार दोहराई कर लें। उसके पश्चात है हमारे पास संपदान। संपदान कारक जिसके लिए या निमित्त हम कोई कार्य करते हैं, तो संपदान कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर ये पेन राम के लिए है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके निमित्त या जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। यहां पे भी हमने विभक्ति चिन्ह को बहुत ध्यान से देखना है। जब विभक्ति चिन्ह हमें समझ में आ गया तो इसका मतलब हमें कारक का भी पता चल पड़ा। उसके पश्चात है हमारे पास अपदान। अब देखिए हम लोगों ने पहले प्रयोग किया है से, विभक्ति चिन्ह से प्रयोग किया है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि से विभक्ति चिन्ह दो बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ प्रयोग करने का बिल्कुल अलग है और उसके अर्थ से ही उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है कि अपदान के अंदर जो अलग होने या पृथक होने का भाव उदाहरण में हम लिख सकते हैं कि पेड़ से डाली टूट गई, मेज से चम्मच गिर गई। तो हमने जहां पर दो चीजों के अंदर अलग होने का भाव प्रकट हो गया तो उसको हम कह सकते हैं कि यहां पर अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात है हमारे पास नंबर 5 पे संबंध कारक। संबंध कारक
संबंध प्रकट करे, संबंध प्रकट करे तो वहां पर जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध प्रकट करे, संबंध कारक। कहलाता है। यहां समझना और भी आसान है क्योंकि संबंध का हम वैसे भी आसानी से अर्थ जानते हैं। ये मेरी किताब है, ये कमरा आपका है, आपका। तो यहां पर री और काके की और रा रे री जो हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो इस संबंध कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके पश्चात है हमारे पास अधिकरण कारक। अधिकरण कारक भाव है इसका आश्रय लेना, आश्रय। हम ये सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु किसी के साथ जुड़ी होती है, किसी के आश्रय के ऊपर होती है। जैसे मैंने यहां पे रखा हुआ कि मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में, ये मेज के ऊपर किताबें रखी हुई हैं। तो यहां पर विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने प्रयोग किए थे में और पर। मेज पर किताबें रखी हुई हैं, मेज पर किताबें रखी हुई हैं। और उसी तरह पर पानी में नमक बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी के अंदर जो हम प्रेपोजिशन इन प्रयोग करते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। और अंतिम है हमारे पास संबोधन कारक नंबर 8 नियम किए थे हमने। और संबोधन तो इसका विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। हम किसी को बुलाते हैं, अरे तुम तो बहुत सियाने हो गए, तुम तो बहुत सियाने हो गए। हे मेरी बात सुनो, तो हम लोगों ने इसको प्रयोग कर लिया, हमने किसी को बुला लिया, तो यहां पर संबोधन कारक का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह बच्चों जब हम अलग अलग कारकों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बड़ी कक्षाओं में जाकर जब हम कक्षा 10वीं के अंदर समास का प्रयोग करते हैं तो उनके विभक्ति चिन्हों के अंदर भी कारक जो है वो प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजमहल, राजा का महल, इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कारक का पाठ पसंद आया होगा। ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपके लिए और भी अच्छे अच्छे पाठ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से कुछ नया पेश कर सकें।